नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन विद में। तो यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ 2021 हमारा जो टारगेट है जेआरएफ पाने का उसे हम पाकर रहेंगे। और जो भी टॉपिक पर 5 प्रश्न जो 10 मार्क्स के लिए बन रहे हैं वो हमारे 100% क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। सो लेट्स क्रैक इट दोस्तों। और यह जो है मैं एमसीक्यूज़ ला रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पर बनाए हुए हैं। और 100 एमसीक्यूज़ आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। एक एक टॉपिक पर जितने हो सकते हैं बहुत से प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा चैनल है एजुकेशन विद मी लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम। जो टाइम टेबल है मंडे टू फ्राइडे पेपर 1 का सेशन 11 से 12 बजे तक, पेपर 2 का सेशन दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक होगा। और डेली नाइट में 11 से 12 बजे तक पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हो रहे हैं दोस्तों। और मेरे सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। फास्ट रिवीजन के तौर पर कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड को मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों। अब बहुत जल्द ही कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट है जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसे हम देखेंगे। ठीक है, रिसर्च का जो अगला टॉपिक है उसे भी हम देखना शुरू कर देंगे। और सैटरडे संडे के दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ और डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है दोस्तों। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, लाइक तो बनता है दोस्तों। मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्रेस बेल आइकन, क्योंकि मेरे वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे आपको टाइम टू टाइम मिले। टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा, वहाँ पर मैंने क्विजेस डालना शुरू कर दिया है। और जो भी मेरे वीडियोस के पीडीएफ बनते हैं मैं वहाँ पर डाल रही हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर यूजीसी एनटीए की तरफ से जो सिलेबस रखा गया है पेपर 1 और जो हमारा पेपर 2 लिटरेचर का है वो दोनों पेपर के क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार का आपको चार्ज पेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस जो डिपेंड अपॉन टीचिंग एप्टीट्यूड पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा चैनल है एजुकेशन विद मी। ठीक है, लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम बाय मिसेस राज। अब हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से देखिए जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान बेसिक मॉडल है? ए अधिगम का प्रतिमान, बी निर्देशात्मक प्रतिमान, सी ए और बी दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है दोस्तों वो यह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है शिक्षण में वास्तविक रुचि, ऑप्शन बी छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान और अच्छे अभिव्यक्ति है या अच्छी अभिव्यक्ति। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है? ठीक है, ए शिक्षण सिर्फ एक कला है, बी शिक्षण को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, और डी उपर्युक्त सभी सत्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल्य कौन से होते हैं? ऑप्शन ये है
शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। बी, निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना। शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत रखना। और ऑप्शन डी है, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्रों की समझ में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है दोस्तों, सुमेलित कीजिएगा ऐसा है, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 के साथ, ठीक है। सूची 1 में शिक्षण के स्तर हैं। मैंने पिछले वीडियो में मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो फास्ट रिवीजन चल रहा है, कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें मैंने ये जो स्तर है, ठीक है, शिक्षण के स्तर, उसे मैंने पढ़ाया है दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जो शिक्षण के स्तर पर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो स्तर है और उसके जो प्रस्तावक है यानी प्रवर्तक, उनके संदर्भ में है। स्मृति स्तर किसका है, याद कीजिएगा। ग्रहण शक्ति स्तर किसका है और विचारशील स्तर किसका है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए स्मृति स्तर किसका है, कुछ याद आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, हर्बर्ट का है। और यहाँ पर ग्रहण शक्ति जो स्तर है वो है मॉरिसन का, और विचारशील स्तर है वो हंट का है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तर का सही क्रम है, ठीक है। ये स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। बी, स्मृति स्तर, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतनशील स्तर। चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, और स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर और बोध स्तर। इस प्रकार यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहला जो ऑप्शन महत्वपूर्ण है इसमें का, वो है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। ये सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसमें स्वतंत्र चर है। शिक्षक, छात्र, संस्थान, माता पिता। स्वतंत्र चर और जो परतंत्र चर है, ठीक है, और एक हस्तांतरित चर है, वो मैंने जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला पार्ट है उसमें मैंने बता दिया है दोस्तों, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो स्वतंत्र चर माना जाता है वो है शिक्षक, यानी इसे मतलब जो यह स्वतंत्र, मतलब ऐसे ट्रायंगल के तौर पर बताया था, टीचर, कैंडिडेट या स्टूडेंट, और ये यहाँ पर कंटेंट या टेक्स्ट, जो भी है ये है स्वतंत्र चर, ये है परतंत्र चर और ये है हस्तांतरित चर, ठीक है। आप इस ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो आपने अगर मेरा पिछले वीडियो देखा है तो ये ट्रायंगल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। समझ में आई। निम्नलिखित में से कौन सी विधि है प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है, इसके ऑप्शन देखिए, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, सी है केवल विश्लेषणात्मक और डी है केवल संश्लेषणात्मक। और विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक को एनालिटिकल या सिंथेटिक भी कह सकते हैं, या सिंथेटिक या एनालिटिकल, या ओनली एनालिटिकल या ओनली सिंथेटिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन ए, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, ठीक है। और सूची 1 में शिक्षण सूत्र दिए हैं और सूची 2 मुख्य
प्रतिपादक दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए संपूर्ण से अंश की और स्व अध्ययन भावना का प्रशिक्षण, और यहाँ पर देखिए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की ओर जाना, डाल्टन, मॉन्टेसरी और फ्रोएबल। अब मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो में ये भी जो शिक्षण के सूत्र है उसे मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन ये। ठीक है, संपूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्ट ने दिया है, मनोविज्ञान की ओर जाना स्वाध्ययन डाल्टन ने दिया है, भावना का प्रशिक्षण मॉन्टेसरी और फ्रोएबल ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? ऑप्शन है यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह एक कला एवं विज्ञान दोनों है, और यह न तो कला है और न ही विज्ञान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है दोस्तों वो यह है कि शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों भी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, शिक्षण का चिंतन स्तर, शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है, शिक्षण के खाली 3 ही स्तर माने जाते हैं, उसमें स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। तो इस प्रकार इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन ये, यानी ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ये 3 ही सही और पेडागोजिकल स्तर नहीं माना जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? ठीक है, और इसके जो ऑप्शन है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है, यह प्रशिक्षुओं केंद्रित होती जा रही है, यह समूह केंद्रित होती जा रही है, और ऑप्शन डी है जो अंत में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ये, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है। अगला प्रश्न, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग करता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए पेडागोजिकल, बी एंड्रोगोजिकल, सी दूरस्थ शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है एंड्रोगोजिकल, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्रों के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्र से क्या अपेक्षित है और निम्न में से कौन से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है उसके ऑप्शन देखिए दोस्तों, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, ध्यान देने योग्य यानी ऑब्जर्वेबल, मापने योग्य यानी मेजरेबल, और ऑप्शन डी आता है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में उचित है? तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन है ये, शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है, बी शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है, सी दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है, डी उपर्युक्त में से कौन सा नहीं। तो मैंने पहले ही पिछले प्रश्न में मैंने बता दिया था दोस्तों कि जो चर है स्वतंत्र चर कौन सा है। प्रश्न 7वें में मैंने एक ट्रायंगल निकाल कर दिखा दिया था, शिक्षक, छात्र, संस्थान और माता पिता के संदर्भ में। तो ऐसा है इस प्रकार। ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और कंसेप्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी। ठीक है, टीचर यह स्वतंत्र चर है, स्टूडेंट परतंत्र चर है और कंटेंट होता है जो आश्रित चर माना जाता है, हस्तांतरित चर कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर में से
कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला एवं स्वतंत्र होना आवश्यक है? यहाँ पर देखिए तीनों ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या चिंतनशील स्तर और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? और ऑप्शन ए, एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। ऑप्शन बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। सी, विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यावहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना या शोध प्रबंध। और डी है ऑप्शन, शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त करने के लिए सिद्धांत और व्यावहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है ऑप्शन बी, शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ये है, बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, कर्तवहल और सिम्पसन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए, धारणा, अनुप्रयोग, ज्ञान, विश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है अनुप्रयोग, इसे ही हम एप्लीकेशन कहते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? ठीक है, इस प्रश्न में देखिए ऑप्शन है संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा, मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मूल्यांकन, ऑप्शन डी, मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? ऑप्शन शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सी है मुख्याध्यापक केंद्रित, डी अनुभव के आधार पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए या सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में प्रवृत्तियां हैं और सूची 2 में दर्शन बताए गए हैं। और यहाँ पर जो प्रवृत्तियां हैं, करके सीखना, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, ठीक है, सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति, और यह दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पर्यावरण के माध्यम से सीखने के लिए हम प्रकृतिवाद कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रकृति के संदर्भ में पर्यावरण के माध्यम से ही हम शिक्षा ले सकते हैं, और करके सीखने पर यह जोर अगर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 का 1 है। ठीक है, 2 का 1, इस ऑप्शन में अगर हम देखेंगे 1 1, ठीक है, 2 1, दूसरे का 1 है, दूसरे का 1 है, इसका मतलब इस प्रश्न का इसे ही हम ट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको किसी एक ऑप्शन का अगर करेक्ट आंसर पता है और वो ऑप्शन में किसी और ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक को छोड़कर, तो वो 100% आपका करेक्ट आंसर होता है। इसे ही हम ट्रिक्स कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दूसरे का 1 है। ठीक है, करके सीखने का जो है वो है व्यवहारवाद। ठीक है, 1 का 3 और 3 का 2 जो है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति। ठीक है, इसे हम आदर्शवाद कहते हैं। और 4 का यानी ऑप्शन
बी करेक्ट है दोस्तों। और इसे ही ट्रिक्स कहते हैं। अगर आपके अच्छे से पढ़ाई हुई है लेकिन बाकी कुछ और भी रह चुका है तो यहाँ पर कुछ एक जो आंसर आपका करेक्ट है और ऑप्शन में देख लेना चाहिए कि कौन से ऑप्शन में जो आपका जो 100% करेक्ट आंसर है उस ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। लेकिन एनटीए इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं एनटीए की तरफ से कि उसी प्रकार कम से कम जो करेक्ट आंसर के जो ऑप्शंस होते हैं वो तीनों ऑप्शन में भी दिए होते हैं। तब आपको नेक्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा कि दूसरा जो यहाँ पर पर्याय दिया होता है उसका भी सही उत्तर आपको चूज़ करना पड़ेगा। और अंत में अगर दोनों ऑप्शन सेम 3 ऑप्शन में है, ठीक है, तो तीसरे ऑप्शन पर भी आपको देखना पड़ेगा। ट्रिक्स लगाना बहुत आसान लगता है दोस्तों, लेकिन ट्रिक्स लगाने के लिए आपको पूरी कंसेप्ट और पूरी पढ़ाई आपको करनी होगी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बौद्धिक कौशल्य किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देखिए, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है और बौद्धिक क्षेत्र यह किससे संबंधित है? वो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है ऑप्शन देखिए, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल्य से संबंधित होते हैं? तो यहाँ पर देखिए कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र और अंतिम है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक विज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? यहाँ पर देखिए उदाहरण दिए गए हैं और किस क्षेत्र से मतलब इसे उद्धृत यानी उदाहरण के तौर पर बताया जा सकता है या स्पष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन ये है, किसी विशेष विषय का वर्णन करना, फोटो फिल्म का विकास, निबंध लिखना, अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इसे करेक्ट कीजिए, यहाँ पर मनोसंचालित है, ठीक है, ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। मनोसंचालित यानी अब यहाँ पर मनोसंचालित यानी मानसिकता की दृष्टिकोण से या यहाँ पर संबंध है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करना, 2 प्रयोगों के परिणामों का उल्लेख रखना और एक कहानी का वर्णन करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षा और शिक्षा में एक ही अवधारणा है। बी, शिक्षा और शिक्षण में अंतर है। सी, शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। और डी, उपर्युक्त सभी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षा और शिक्षा में एक ही अवधारणा। निम्न में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? ए, अवधारणा का ज्ञान, बी, शिक्षण कौशल्य, सी, निर्णय लेने का कौशल्य, डी, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्ति शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्ति शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, जो एक कठोर अनुशासक है, जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है। सी, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है। ऑप्शन डी, जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो इस प्रश्न में देखिए अनुपयुक्त बोल रहा है, मतलब जिसका उपयोग नहीं है शिक्षण के दृष्टिकोण से, तो वो एक ही ऑप्शन हो सकता है, जिसकी शिक्षण में कोई रुचि नहीं है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत है? मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रकृति का पालन करना। यहाँ पर देखिए कूट में दिए हैं 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो है उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है? ऑप्शन ए, संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, संघटक भागों का संयोजन करना। सी, ए और बी दोनों। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, संघटक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए उपयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए, शिक्षण विधि, बी, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण तकनीकी और शिक्षण रणनीति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी शिक्षण सिद्धांत। अगला देखिए प्रश्न, शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थी वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए? ऑप्शन ये है, देखिए नीचे दिए हैं, अधिगम समस्या संबंधी समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेशन को छात्रों के बीच की विषमताओं को ध्यान में रख कर बनाना, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षण समव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, शिक्षक की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, संचार कौशल्य, यहाँ पर एक रह गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी में शिक्षक। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, और जो अंतिम ऑप्शन है आयोजन क्षमता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? प्रश्न देखिए और ऑप्शंस है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, और डी है शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। अभी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, सूची 1 में दार्शनिक है और सूची 2 में दर्शन है। टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी और बौद्ध धर्म। और जो दर्शन में है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, कर्म का सिद्धांत बालक की सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, योग शिक्षा का माध्यम है, धर्म का सिद्धांत।
यहाँ पर देखिए, अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ज़रूर आपको ध्यान में आएगा दोस्तों, ठीक है। टैगोर जी का कहना है कि यहाँ पर बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। और जो दूसरे है विवेकानंद जी का कहना है कि, ठीक है, योग शिक्षा का माध्यम है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो दर्शन है वो है सामंजस्य व्यक्तित्व का विकास। और जो अंतिम बचा है बौद्ध धर्म कर्म का सिद्धांत। तो यहाँ पर इस अगर ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है दोस्तों, नीचे कूट दिया है तो वो आता है हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पर है, ये सी है, ए बी सी और डी। यहाँ पर डी है दोस्तों, ये गलती से आया है, ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, जिसके द्वारा इंसान अपने पैरों पर खड़े हो सकता है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में से सबसे महत्वपूर्ण ये जो कथन है वो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है, तो इसका ऑप्शन हुआ ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। ऑप्शंस देखिए, उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना और उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय है। और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इस जो प्रश्न का जो उत्तर बनता है वो है शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय है प्रभावी शिक्षण में। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है, छात्र के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण और उपर्युक्त सभी। एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना, ये ऑप्शन डी है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना, यहाँ पर ऑप्शन डी आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है। ऑप्शंस देखिए, शिक्षण कौशल्य में नैपुण्य, शिक्षण के विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य, शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस देखिए, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता, संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है, संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञात होता है, संप्रेषक को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक सफल शिक्षक वही होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, वह अपने विषयों को अच्छी तरह से जानता हो, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है, वह छात्रों के लिए अधिगम हो, उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हो।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वह अपने विषयों को अच्छी तरह से जानता हो, यानी ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए? ऑप्शंस देखिए, अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, शिक्षण संस्थानों में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना, शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जुड़ना, और अंतिम जो ऑप्शन है पुस्तक लिखना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शंस देखिए, भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना, सी दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें ऑप्शंस है, मूल्यों पर व्याख्यान देकर, टीवी कार्यक्रम को दिखाकर, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, या धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवाकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह ऑप्शंस उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है, जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझाने में सहायता करता है, शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछता है, और छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस, पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने और उत्तीर्ण होने में सफलता या सहायता करना, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना यानी सहज बनाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह विषयों का विशेषज्ञ हो, विषयों को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करता हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आता है। मैं थोड़ा विराम ले रही हूँ क्योंकि आपको भी समय मिले कि प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है और आप भी गेस कीजिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं समय ले रही हूँ तो आप चुपचाप बैठिएगा, लेकिन जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं तो ऑप्शन को पढ़ना शुरू कीजिएगा और आप गेस करते रहिएगा कि इस प्रश्न का सटीक और सही उत्तर कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, कक्षा में श्रुत लेखन करवाए, वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता हो, कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है देखिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि, 100% परिणाम, और विद्यार्थी किसी विषय को ज़्यादा अधिमान दे। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत होती है यदि ऑप्शंस देखिए, सामान्य सारांश प्रदान कर सके, पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है, माध्यम हिंदी है, और डी है यदि पाठ्य सामग्री को अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शंस देखिए, छात्र की उपस्थिति, विशेष सम्मान, छात्रों द्वारा पूछे गए सार्थक प्रश्न, और कक्षा में पूर्ण रूप से शांति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, छात्र के द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, पूछे गए सार्थक प्रश्न आता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, जानकारी देना, जिज्ञासु मन को विकसित करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, ऑप्शन डी आता है छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, जिज्ञासु मन को विकसित करना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छात्रों ने शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शंस देखिए, कक्षा में सबसे अधिक श्रुत लेख करवाए, परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करें, विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, जो स्वयं अनुशासन में रखे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। अगला प्रश्न देखिए, उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शंस, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, चौथा है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। कूट यहाँ पर देखिए 1 2 2 3 4 1 3 4 उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि ऑप्शंस देखिए, कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, उसे कक्षा में हस्तक्षेप न करना पड़े, छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो, और डी है स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता या परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है, प्रायः वह निम्नलिखित में से किसे अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर किससे आया है, ये किससे नहीं बल्कि किसे है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं पढ़ रही हूँ वैसा तो। ठीक है,
और जहाँ पर मिस्टेक हो जाती है मैं वहाँ पर बता रही हूँ। तो ऑप्शंस देखिए, कक्षा में अनुशासन लागू करके, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, छात्रों के साथ मजाक मस्ती करके, ये डी, अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवाकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्य कौशलता को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है। ऑप्शंस देखिए, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना, अपना आधिकारिक प्रभुत्व स्थापित करना, छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित करना और सख्त नियम लागू करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है। ठीक है, नीचे देखिए ऑप्शंस, वार्षिक परीक्षा परिणाम, छात्रों की उपस्थिति, कक्षा में छात्रों के पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच करना और कक्षा में छात्रों की चुप्पी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कक्षा में छात्रों के पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है। और यहाँ पर नीचे ऑप्शंस है, निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना, विद्यार्थी के लिए समुचित प्रदर्शन को दर्शाने वाले घटकों को निर्धारित करना, सी, प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना, सतत नैदानिक और उपचारात्मक सहायता का प्रावधान करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने के अंतर्दृष्टि का विकास करना, यानी ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, छात्रों को अपनी निजी समस्याएं हल करने में सहायता करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है छात्रों को अपनी निजी समस्याएं हल करने में सहायता करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कूट दिया है नीचे। और ऑप्शंस देखिए, किए हुए कार्य का विश्लेषण, योजना और तैयारी, सामग्री की प्रस्तुति, संशोधन और सुधार। इसमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं इसके देखिए ऑप्शंस में। ठीक है, पहले योजना और तैयारी की जाती है, फिर बाद में सामग्री की प्रस्तुति होती है और किए हुए कार्य का विश्लेषण किया जाता है, बाद में संशोधन और सुधार किया जाता है। इसके अनुसार अगर हम देखेंगे 1 2 3 1 4 ये ऑप्शंस बनता है। तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चंस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है। ऑप्शंस देखिए, एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है, एक शिक्षक अपने छात्रों की त्रुटि ढूंढता है, एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण की शिक्षण पर अधिक बल देता है और एक शिक्षक कोर्स पूरा करने के बजाय विषय को समझाने में रुचि रखता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, एक शिक्षक अपने छात्रों की त्रुटि ढूंढता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्न में से इसको किसकी त्रुटि मानी जाती है। शिक्षक, प्रधानाचार्य, स्वयं छात्र, और इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आता है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक कौन सा कदम उठाना चाहिए। ऑप्शंस देखिए, अपने शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें, पद से इस्तीफा देना चाहिए, अपने विद्यार्थियों की त्रुटि ढूंढनी चाहिए और आज्ञापूर्वक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये दोस्तों।
अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शंस: निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, छात्रों को मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना, नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकसित करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन शिक्षक व्यवहार एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, छात्रों को सदैव प्रेरित करता है, अनुकूल और प्रगतिशील दृष्टिकोण, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित, और डी है समझ और सहानुभूति। इसमें देखिए इसका जो ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन सी, छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में है? इस प्रश्न के जो ऑप्शंस है, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देखिए दोस्तों, उपर्युक्त सभी, मतलब कक्षा में पढ़ाई जाने वाली, ये भी एक अच्छा शिक्षक के संदर्भ में कथन है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका आंसर होता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायी तो होना ही चाहिए? ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर उत्तरदायित्व है, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर उत्तरदायी बन गया है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, पाठ्यक्रम में बदलाव करना, मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना, संस्थान की कार्यप्रणाली का अनुसरण करना, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनता है वो है ऑप्शन बी, मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसके जो ऑप्शंस बनते हैं देखिए, पारस्परिक संबंध, शाब्दिक क्षमता, शिक्षक का ज्ञान और छात्रों के साथ कठोर व्यवहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है शिक्षक का ज्ञान, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मीरमबका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जा सकता है? इसमें ऑप्शंस है मोहनदास करमचंद गांधी, स्वामी विवेकानंद, जॉन डेवी और श्री अरबिंदो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरबिंदो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? ऑप्शंस देखिए, मौके का प्रवाह और संगठनात्मक क्षमता, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता, और व्यावसायिक नैतिकता और क्षमता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्न में से उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? ऑप्शन देखिए, शिक्षक कक्षा में आराम करना, पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना, प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत करना और अनुसंधान करना। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, यह सही है। ठीक है, अनुसंधान करना। अगला प्रश्न देखिए, टॉयलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के दो मुख्य घटक कौन से हैं? उद्देश्य विषय सामग्री शिक्षण मूल्यांकन, उद्देश्य शैक्षणिक अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन। शिक्षा का उद्देश्य पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करना और परीक्षण प्रतिपुष्टि, और जो ऑप्शन डी है विशेष सामग्री शिक्षण अधिगम परीक्षण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ठीक है, उद्देश्य शैक्षिक अनुभव का प्रभावित संगठन और लक्ष्य का सत्यापन। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुभवी शिक्षक को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि
ऑप्शंस देखिए, वे इसकी सहायता के बिना ही अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। ठीक है, कक्षा में सिर्फ कुछ ही जिज्ञासु छात्र होते हैं। शिक्षकों को छात्रों से इस प्रकार की चुनौतियों की संभावना कम होती है और जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं वे इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है। ऑप्शंस देखिए, कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाता है, अधिगम में छात्रों की सहायता करता है, एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन की भांति व्यवहार करता है, एक कठोर अनुशासन की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो इस ऑप्शन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिरा चुका है। ऑप्शंस देखिए, व्यक्तिपरक व्याख्या, समस्या के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव, अच्छी शिक्षण विधियों का अभाव और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ्य योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। ऑप्शंस है, अभिहस्तांतिक कार्य, उसे ही हम असाइनमेंट कहते हैं, और अभिक्षमता विकसित करना, ध्यान आकर्षित करना और कौशल्य विकसित करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ध्यान आकर्षित करना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रौद्योगिकी ठीक है के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। ऑप्शंस देखिए, जानकारी प्रदान करना, नए पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना और छात्रों का मार्गदर्शन करना, शिक्षण में इंटरनेट का उपयोग करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है छात्रों का मार्गदर्शन करना, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम स्तर का नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, विभेदन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और बोध स्तर। तो ऑब्वियसली शिक्षण के 3 अधिगम स्तर है, खाली स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर। तो इसका जो ऑप्शन है सही उत्तर है वो है विभेदन स्तर। इसका स्तर नहीं माना जा सकता जो शिक्षण अधिगम का स्तर है, खाली इसके 3 ही स्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विज्ञान क्षेत्र के विषय में आता है। ऑप्शंस देखिए, विचार, भावनाएं, कौशल्य और उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है दोस्तों वह इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है विचार, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शंस देखिए, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है श्री अरबिंदो। शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, इसके ऑप्शन देखिए इस प्रश्न के। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से, स्कूल में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर, परीक्षा प्रणाली में सुधार करके और स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध करवाकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ये, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल्य की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी का ज्ञान, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ज्ञान और शिक्षण सामग्री में रक्षित। ठीक है, यहाँ पर दक्षता है, रक्षित हो चुका है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो सही ऑप्शन है, जो इसका क्रम है देखिए,
यहाँ पर। तो इसका जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या है? छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के भौतिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, छात्रों के मूल्य प्रणाली को आत्मसात करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता मानी जाती है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, समय पालन और सत्यवादिता, सामग्री में श्रेष्ठता प्रदान करना, सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशील, और सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व इनमें से किसका बनता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है छात्र का, प्राचार्य का, स्वयं शिक्षक का या समुदाय का। तो इसमें आते हैं ऑप्शन सी, स्वयं शिक्षक का। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का संलग्नक है, पाठ्यचर्या सभी शिक्षण संस्थानों में एक ही है, पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है, और पाठ्यचर्या में मूल्यांकन विधि या सम्मिलित नहीं होती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? विषय का अच्छा ज्ञान, अच्छा संचार कौशल, छात्रों के कल्याण के प्रति चिंतित होना, प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, छात्र को विषय का अच्छा, एक शिक्षक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, एक संसाधन शिक्षक के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? ऑप्शंस देखिए, विकलांग बच्चों की पहचान और उनका आकलन करना, सामान्य लोग, माता पिता और मित्र समूह का संवेदीकरण, संसाधन कक्ष की स्थापना और सहायक उपकरणों की आपूर्ति, और शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई है? यहाँ पर देखिए उसका जो वर्ष है 1961, 1962, 1966 और 1986। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है? अभिप्रेरणा, बाधा, अनुक्रिया और लक्ष्य। इसमें देखिए इसका जो ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन है, वयस्क व्यक्ति का आदर्शों पर तथा वयस्कों के मानकों के अनुपालन पर बल, आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की सफलता, और पूर्णत्व प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयास करने में बच्चों की अनिच्छा, और बच्चे का जल्द ही हतोत्साहित हो जाना तथा किसी पर ध्यान नहीं टिकना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता। अगला प्रश्न देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? छात्रों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, छात्रों तथा शिक्षकों दोनों के द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, और छात्रों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा, और छात्रों के विकास से सरोकार रखने वाले लोगों द्वारा सार्थक वांछनीय माने जाने वाली शिक्षा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है शिष्यों तथा यानी छात्रों तथा शिक्षकों दोनों के द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, ऑप्शन बी आता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दोस्त समुच्चयों का मिलान इस रूप में कीजिए कि वृद्धि एवं विकास के मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्थक प्रतीत हो। दिए गए कूट में समुचित उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है,
कूट देखिए, कूट भी है। यहाँ पर देखिए समुच्चय 1 और समुच्चय 2 है। यहाँ पर भाषा विकास और बालक चल सकता है, संज्ञानात्मक विकास, अभिभावक बच्चों की, यहाँ पर देखिए कूट दिया गया है। और नीचे इसका जो सही ऑप्शन बनता है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। ठीक है, 3 4 5 1। ठीक है, मतलब ए का 3 हो गया, बी का 4, सी का 5 और डी का 1। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देता? प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं, समस्या समाधान, विषय वस्तु का सुभाषित पिंड, सुपरिभाषित पिंड, विभिन्न विषयों का वस्तु का एकीकरण, विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है समस्या का समाधान। और जो अंतिम प्रश्न है, क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प के रूप रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, शिक्षा दर्शन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षा प्रक्रियाएं, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यह सारे के सारे बहुत ही फास्ट मतलब मैंने ये 100 क्वेश्चंस लिए हैं, फिर भी 1 आवर से भी ज़्यादा उसको टाइम लगा है इसको समझाने के लिए। अगर आप इन सारे प्रश्नों का अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका इन सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हम जितने से ज़्यादा प्रश्नों को छुड़ाते जाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी होगी एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो तक धन्यवाद। और आपने मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो बटन है हमारा बेल आइकन का उसे प्रेस कीजिएगा। टेलीग्राम पर मुझे सर्च करते रहेगा, सक्सेस 100% मिलेगा। इट्स एग्जाम टाइम, हियर्स अ बिग गुड लक विश टू ऑल माय स्टूडेंट्स। थैंक यू दोस्तों, चलो टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में हम पेपर 2 के जो 100 क्वेश्चंस है उसे लेकर आएंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।